हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नट की पाठशाला में। मैं हूं आपकी रुचि मैम और आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। ये चैप्टर हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी के हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर को सीखेंगे एक बारी फ्लो चार्ट के माध्यम से। फ्लो चार्ट में हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट हमसे क्या बताने की, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, आइए जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पता चलता है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा बच्चों क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर होती है और यहीं पर हमें इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला मिलता है I बराबर Q/T। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रवाह जो है, आवेश का प्रवाह हुआ क्यों, यानी कि आवेश के प्रवाह का कारण क्या है। तभी पिक्चर में एंट्री होती है विभवांतर की, यानी कि आवेश की प्रवाह का बच्चों कारण क्या होता है? विभवांतर। और विभवांतर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। इसके बाद बच्चों हमें पता चलता है कि जितना विभवांतर उतनी धारा, यानी कि विभवांतर व विद्युत धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि विभवांतर को बढ़ाओगे तो विद्युत क्या होगा? बढ़ जाएगा। विभवांतर को घटाओगे तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। और ये बात बताई थी हम सबके प्रिय चाचा ओम साहब ने, है ना। ओम चाचा ने भाई ये बात बता दी थी। तो ओम के नियम में हमें सीखने को मिलता है कि विभवांतर व विद्युत धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं और V बराबर I/R। ये है ओम का नियम। बच्चों, ओम के नियम में हमें एक कांस्टेंट मिलता है, यानी कि जो ये R है ये और कुछ नहीं बल्कि इस ओम के नियम में हमें कांस्टेंट मिला हुआ है। इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। यानी कि ओम के नियम से हमें पता चलता है प्रतिरोध के बारे में। ये प्रतिरोध और कुछ नहीं बल्कि विद्युत धारा का दुश्मन है। जिस प्रकार से आलस्य हमारी सफलता का दुश्मन है, आलस्य हमारी पढ़ाई का दुश्मन है, उसी प्रकार से बच्चों जो ये प्रतिरोध है ये विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध डालता है, अवरोध को उत्पन्न करता है। और बच्चों जो ये प्रतिरोध है ये 3 बातों पर डिपेंड करता है: लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा चालक की प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस भी पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम उसका प्रतिरोध कम। यहीं से बच्चों हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है और वो फॉर्मूला है R बराबर ρL/A। इस फॉर्मूले से हमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मध्य संबंध पता चलता है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं किधर? प्रतिरोधों के संयोजन की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे? प्रतिरोधों के संयोजन की ओर। अब भाई हमारे घर में कोई एक चीज तो है नहीं, हमारे घर में फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, टीवी भी है, बल्ब भी है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे कैसे? तो बच्चों अलग अलग उपकरणों को जोड़ने के लिए हमारे पास जो है 2 तरीके हैं। या तो हम सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ें या फिर हम सभी को समानांतर क्रम में जोड़ें। तो हम देखते हैं बच्चों प्रतिरोधों के संयोजन में 2 प्रकार के संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन व समानांतर क्रम संयोजन, जिसे हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। समानांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सभी में धारा का मान अलग अलग होता है। इसलिए ही हम लोग हमारे घरों में सभी उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। भाई बल्ब को अलग करंट चाहिए, मोटर को अलग करंट चाहिए, एसी को अलग करंट चाहिए। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको
किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो, है ना, यानी कि प्रतिरोध का मान अधिकतम चाहिए, तो आप सभी उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो मान होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, अधिकतम होता है। समानांतर क्रम संयोजन में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमें निम्नतम प्राप्त होता है। जैसा कि बच्चों हम लोग फॉर्मूले से देख भी सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का बच्चों तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3। बच्चों इसको सिखाने के लिए मैंने एक बात बोलती हूँ, भैया एकता में शक्ति होती है, यानी कि सही प्रतिरोधों को तुमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, ऑब्वियस सी बात है कि परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, प्रतिरोध उस परिपथ का अधिकतम होगा। बच्चों समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है भाई, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। भाई तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो उतने प्रतिरोध जोड़ दो। बच्चों इसके बाद हम विद्युत धारा का एक और प्रभाव देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर बल्ब को तुम 2-4 घंटे के लिए जला हुआ छोड़ दो, यानी कि स्विच ऑन करके छोड़ दो, तुम देखोगे यार बल्ब गर्म हो जाता है ना। मम्मी बोलती हैं कि भैया अरे स्विच बंद कर दो, बल्ब इतना गर्म हो गया है, मोटर 2 घंटे से जल रही है ना, जो है फूक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चों मम्मी को पता है कि अगर जो है स्विच ऑन करोगे, जैसे उसमें करंट जाएगी तो चीजें गर्म होती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, यानी कि यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है, क्योंकि बच्चों जो विद्युत धारा है वो ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और यानी कि बच्चे इस चैप्टर का जो अंतिम हिस्सा है वो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब किसी भी चालक में अगर हमने करंट को प्रवाहित किया तो कितनी हीट उत्पन्न होगी, इसकी वैल्यू हमें पता चलती है जूल के तपन नियम से, जहां पर हमें फॉर्मूला मिलता है H = I²RT। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट टॉपिक्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, तो चलिए एक एक टॉपिक को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर ये बल्ब जल रहा है, अगर इस बल्ब को तुम्हें जलाना है तो तुम्हें क्या देनी होगी, तुम्हें विद्युत धारा देनी होगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जलाने के लिए हमने बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हुआ क्या, आप देख सकते हो जैसे ही हमने इस बैटरी को जोड़ा वैसे ही हो क्या रहा है, इस चालक के अंदर क्या हो रहा है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है और ये बल्ब भकाभक जल रहा है। अब बच्चों जानते हैं कि आखिरकार ये आवेश क्या है। तो किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए जिन मूल कणों का हम कहते हैं इस्तेमाल होता है, या फिर जो पदार्थ जिन मूल कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें कहते हैं आवेश। यानी कि जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ये इन्हीं मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी पदार्थों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होकर हुआ है। बच्चों आवेश किसी पदार्थ का वह गुण भी होता है जिसके कारण वो विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे कि भाई जो आवेश है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं पर धन आवेश है तो भाई क्या होगा, अगर एक पर धन है एक पर ऋण है तो क्या होगा। तो हमें पता चलता है कि अगर समान आवेश है, अगर भाई किसी भी वस्तुओं, मान लो 2 वस्तुओं पर समान आवेश है तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो हमारे असमान आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। बच्चों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई सी फॉर कैट नहीं है, यहाँ पर जो सी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर समान आवेश होता है, बस दोनों में फर्क इस बात का है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब किसी भी पदार्थ पर आवेश कितना है, यानी कि आवेश की मात्रा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आवेश की मात्रा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं Q = N × E फॉर्मूले से, जहां पर जो ये Q है ये क्या बता रहा है, उस पदार्थ पर कुल आवेश को दर्शाएगा, N
n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो कि आपको पता है। अब अगर किसी भी वस्तु पर एक कूलाम आवेश हो, अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई आवेश जो है क्या? आवेश असल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही हम लोग कह सकते हैं। अब बच्चों अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश है तो Q बराबर N इंटू E फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं कि भाई उसमें 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, विद्युत धारा की दिशा क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा। यानी कि अगर किसी वस्तु में A से B इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो याद रखिएगा कि उसमें जो करंट की दिशा होगी वो क्या होगी? B से A होगी। ठीक है, करंट दिशा क्या होगी? B से होगी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हमने सबसे पहले सीखा था कि आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि बच्चों फॉर्मूला था हमारा I बराबर Q/T। बच्चों जो करंट है इसका SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। बच्चों एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बच्चों Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q फॉर क्वीन नहीं है, Q फॉर आवेश है। बच्चों आवेश का SI मात्रक क्या होता है? हमने अभी देखा था कूलाम होता है। यहाँ बच्चों T क्या है? समय। आवेश के प्रवाह की दर, दर मतलब कि टाइम। बच्चों टाइम यहाँ पर हम किस में लेंगे? सेकेंड में लेंगे, यानी कि हम एक एम्पियर को, एएमपी मतलब एम्पियर, एक एम्पियर को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति सेकेंड। याद रखिएगा बच्चों। अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर किसी भी चालक तार में या किसी भी तार में अगर 1 एम्पियर की करंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह है कि उस विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। यदि किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब अगर तुम्हें यह पता करना हो कि भाई अगर इस चालक में 1 एम्पियर करंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो यदि हमारे चालक तार में 1 एम्पियर की करंट है तो इसका मतलब क्या है कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे होंगे। भैया हमने सीखा था 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया अगर 1 एम्पियर का मतलब क्या था कि 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। यानी कि 1 एम्पियर करंट अगर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे होंगे। बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। सुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए। भाई सुचालक मतलब कि आपने सुना होगा ना, भाई ये हमारा जो है सबसे सर्वोत्तम बच्चा है, सबसे आदर्श बच्चा है, कुछ भी कह लो, सारी बातें मान लेता है। ऐसे ही बच्चों ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का जो प्रवाह है आसानी से हो जाता है सुचालक कहलाते हैं। बच्चों अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आवेश का प्रवाह आसानी से हो रहा है मतलब क्या है? इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ही तो आवेश आसानी से प्रवाहित हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, पारा। पानी विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, बट अगर तुम उसमें अशुद्धियां मिला दो, है ना, अगर पानी में तुम जो है मान लो तुम अपने घर का टैप वाटर ले आओ, ठीक है, तो तुम देखोगे कि उसमें जो है करंट बहुत ही अच्छे से फ्लो होगी। यानी कि बच्चों जो पानी है वो बैड कंडक्टर होता है, बट अगर अशुद्ध पानी है, पानी में अशुद्धियां हैं जैसे कि नमक का विलयन, तो क्या होगा? वो विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाएगा। मानव शरीर भी क्या है बच्चों? विद्युत का अच्छा चालक है। इसलिए आप लोग कभी भी तार को छूने की कोशिश मत करिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, कुछ चालक क्या होते हैं, है ना, कुछ चालक या अचालक ऐसे पदार्थ जिनमें करंट का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें कहते हैं कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ। अगर करंट का प्रवाह आसानी से नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं। भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे आवेश का प्रवाह संभव होगा? अच्छा बच्चों इनका भी अपने अपने यूज हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे अपने करंट नहीं चाहिए। जैसे कि जो बिजली वाले भैया हैं तो वो क्या करेंगे? पेचकस के ऊपर रबड़ चढ़ा देंगे, पेचकस के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा देंगे, है ना,
हम लोग क्या करेंगे, हमारे घरों में जो तार हैं, जितने भी उपकरणों में तुम तार देखना, सबके ऊपर रबड़ की जो है एक आवरण चढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जो रबड़ है वो विद्युत का कुचालक है ना। अब ऐसा नहीं कि मान लो तुमने तार को छुआ और तुम्हें लग गया 440 वोल्ट का झटका, ठीक है। तो बच्चों, कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, आवेश का प्रवाह असंभव है, उन्हें बोलते हैं कुचालक पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, कांच, प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं मेरे भाई, गीली लकड़ी छुओगे तो क्या होगा, करंट आ जाएगी। फिर मत बोलना कि मैडम ने समझाया नहीं था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो भाई जिनकी जो चालकता है वो कुचालक से ज्यादा है बट सुचालक से कम है। ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। अब इनके अपने ही यूज हैं भाई, इनको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं सौर सेल में। तो भाई जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा वैसे ही क्या हुआ, इनने करंट को प्रवाहित करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए तो बच्चों हम लोग सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। तो जो हमारे सौर सेल होते हैं वो सिलिकॉन से ही बने होते हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता कुचालक से ज्यादा होगी बट सुचालक से कम होगी। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही इनसे करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई। इनके और एग्जाम्पल भी हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, सेलियम आदि। आगे बच्चों बढ़ेंगे, हमारा जो है नेक्स्ट है विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा का बंद और सतत पथ, यानी कि जो करंट है भाई वो रुकती नहीं है, चलेगी तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, और अगर रुक गई तो भाई रुक गई। कभी ऐसा नहीं होगा कि कहीं से तार कटा हुआ हो और करंट प्रवाहित हो रही हो। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा ना, अगर तार कहीं बीच से कट जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। क्योंकि बच्चों जो विद्युत है वो लगातार चलती है, कॉन्टिन्यूस चलती है, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए बच्चों। अब जो हमारा सर्किट है उसमें भाई कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि बल्ब लगा होगा, स्विच लगा होगा, बैटरियां लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मान लो तुम्हें कॉपी पे बनाना हो, है ना, मान लो अब अपन बन गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अपने को वायरिंग करनी, मान लो घर पे देखना है कि भाई कहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तो तुम बल्ब ऐसे थोड़ी बनाते फिरोगे, है ना। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो सिंबल्स क्या है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं, दिमाग में छापिएगा। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, विद्युत सेल। बच्चों एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, याद रखना, बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली निगेटिव। बच्चों बैटरी क्या होती है, तो याद रखना 2 या 2 से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। अगर तुम्हें बैटरी को बनाना है तो क्या करना होगा, कम से कम 2 सेल तो बनानी ही पड़ेंगी, 2 सेल तो लगानी ही पड़ेंगी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 सेल लगा दी है। आगे बच्चों बढ़ेंगे, बात करेंगे प्लग कुंजी की। स्विच खुला हुआ है, जब स्विच खुला हुआ होता है सर्किट हमारा कैसा होगा, सर्किट हमारा जो है ओपन होगा, उस सर्किट में करंट नहीं जा रही होगी। याद रखना जो हमारा खुला हुआ स्विच है इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। बच्चों स्विच बंद है यानी कि सर्किट अब हमारा क्लोज हो गया है, उसमें बढ़िया करंट जा रही होगी। तो बच्चों हम लोग कुछ ना करेंगे, बस ऐसे बीच में बिंदी लगा देंगे प्यारी सी। आगे बच्चों बढ़ते हैं, तार संधि। अब बच्चों कई जगह ऐसा होता है ना कि 2 या 3 तार आपस में जुड़े होते हैं, तो कैसे दर्शाओगे, ऐसे, है ना, संधि हो गई भाई, जुड़ गए यहाँ पर। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सर्किट में एक तार के ऊपर से दूसरा तार निकल रहा होता है, यानी कि बिना संधि के तार, बिना जुड़े हुए तार। मान लो ये तार नीचे से गया है, इसके ऊपर से दूसरा तार निकालना है, तो अपन दिखाएंगे कैसे, कॉपी में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बच्चों विद्युत बल्ब, सस्ता वाला दिल, है ना, वैसे दिल का निशान होता है वो हम लोग ऐसे बना देते हैं ना, प्रेमी प्रेम का ऐसे लगाते हैं ना, जाओ तो कहीं पर भी आपको ऐसे दिल दिखेगा। रियल में दिल ऐसा होता नहीं है, बट हम लोग जो है अपन ऐसे बल्ब को याद रखने के लिए, याद रखना ऐसे अपन दर्शाएंगे। इसके बात करते हैं बच्चों प्रतिरोध। बच्चों प्रतिरोध कैसे दिखाएंगे, कुछ ऐसा, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। प्रतिरोध को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बच्चों दर्शाते हैं। इसके 2 निशान है, याद रखना, इसके 2 निशान ऐसे, ठीक है। तो कहीं पर आपको ये दिख जाए तो समझ जाना कि धारा नियंत्रक का निशान है। एमीटर बच्चों क्या करता है, एमीटर किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। तो सर्किट में कितनी करंट प्रवाहित हो रही है एमीटर मापेगा। बच्चों वोल्ट मीटर क्या करता है, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। विभवांतर को मापने के लिए क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। अब बच्चों चलते हैं
विभव के बारे में सीखते हैं। विद्युत विभव क्या होता है? अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। विभवांतर क्या होता है? दो विभवों का अंतर, या फिर हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या देखते हैं कि भाई किसी भी विद्युत परिपथ में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विभवांतर। यानी कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ा उसे क्या कहा? विभवांतर कहा। बच्चों V बराबर W/Q होता है। भाई बच्चों याद रखना, विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल, इन तीनों के ही SI मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। बच्चों W फॉर यहाँ पर क्या है? वॉच नहीं है, W फॉर वर्क है, जितना हमने कार्य किया है। बच्चों कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जूल। बेटा जी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यानी कि बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि हम 1 वोल्ट बराबर लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब जरा सीख लेते हैं कि आखिरकार विभवांतर की जरूरत ही क्यों है। भाई आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास दो मान लो टंकियां हैं, दोनों पर समान लेवल वाटर है, ठीक है, सेम लेवल है वाटर का। अब अगर हम इनको आपस मान लो यहाँ से देखें तो क्या पानी एक टंकी दूसरी टंकी में ट्रांसफर होगा? नहीं होगा ना भाई, जरूरत ही नहीं है ना भाई, सेम लेवल पे है। अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर पानी आराम से प्रवाहित हो रहा है, आराम से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है? ऊंचाई में अंतर है, ऊंचाई में अंतर है। बच्चों इसी प्रकार से जो आवेश है ना, किसी भी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है, और इसके लिए हमें परिपथ में बैटरी को लगाना पड़ता है। यानी कि बच्चों जो बैटरी है वो क्या करेगी? बैटरी जो है, अगर हम बैटरी को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा? ये उच्च विभव और निम्न विभव को क्या करती है? उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे आवेश हैं वो आराम से क्या करेंगे? ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेंगे? चलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो हमारी बैटरी है वो अपनी रासायनिक ऊर्जा को खर्च करती है विभवांतर को मेंटेन करने में, और विभवांतर के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने लगता है। और इस प्रकार से जैसे ही तुमने बैटरिया को जोड़ा वैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगे, और इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ? हमारा बल्ब बढ़िया जल रहा है। बच्चों जरा देख लेते हैं विभवांतर व धारा में संबंध क्या होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो हमने एक बल्ब में लगाया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी, और एक में लगाई है भाई 9 वोल्ट की बैटरी। 9 वोल्ट वाला बढ़िया चमक रहा है ना भाई, जैसे जो जितना मेकअप करेगा बढ़िया उतना ही चमकेगा, उसी प्रकार से भाई 9 वोल्ट ने क्या किया? 9 वोल्ट ने इस बल्ब का मेकअप कर दिया, यानी कि बल्ब बहुत चमक रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस 9 वोल्ट की जो बैटरी है, देखो जरा इस तार में एरोस की संख्या ज्यादा है, यानी कि ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश का प्रवाह ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आवेश का प्रवाह जितना ज्यादा विद्युत धारा उस सर्किट में उतनी ही ज्यादा। भाई फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर क्या होता है? Q/T। बेटा आवेश का प्रवाह जितना ज्यादा विद्युत धारा उतनी ज्यादा। और बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान से देखो कि जितना जब हमने वोल्टेज लगा दिया तो बच्चों क्या हो रहा है? हमारा आवेश उतना ही ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि बच्चों विभवांतर जो है विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज्यादा वोल्टेज आवेश का प्रवाह उतना ज्यादा विद्युत धारा उस सर्किट में उतनी ज्यादा। यानी कि जो विभवांतर है वो धारा के परस्पर अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को बताया था 1828 में जर्मन के वैज्ञानिक ओम साहब ने, और बच्चों ओम के नियम के अंतर्गत हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। तो बच्चों ओम ने विभवांतर व धारा के मध्य क्या किया? संबंध स्थापित किया, जितना विभवांतर उतनी धारा। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, याद रखना बच्चों ओम का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ चालकों के लिए सत्य है ना, केवल और केवल चालकों के लिए ही ओम का नियम सत्य है। सेकंड चीज, ओम के नियम में जो चालक है उसकी भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ओम साहब कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों पर जितना विभवांतर होगा उसमें
विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा प्रवाहित हो रही होगी। और बच्चों इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भैया V और I अनुक्रमानुपाती हैं। V बराबर क्या होगा I इंटू R, क्योंकि जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं यहाँ पर एक नियतांक आता है, वो नियतांक और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रतिरोध है। बच्चों प्रतिरोध के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे, पहले उसकी जरा V और I के बीच ग्राफ बना लेते हैं। तो विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ होता है बच्चों वो कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है। याद रखना बच्चों, इस ग्राफ से हम लोग किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, इस ग्राफ से हम लोग प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम में कांस्टेंट होता है। तो जो ये ग्राफ की प्रवणता है उससे हमें क्या पता चल जाएगा, प्रतिरोध के बारे में पता चल जाएगा। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अब जरा जानते हैं प्रतिरोध क्या है। भैया जरा इस रेड कलर के इंसान को देखो, इन सबके रास्ते में क्या कर रहा है, रुकावट बन रहा है। उसी प्रकार से बच्चों जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। बच्चों याद रखना प्रतिरोध चालक का गुण होता है। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा का कह सकते हैं आवेश की प्रवाह को रोकेगा। आवेश के प्रवाह को रोकना मतलब कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना, सिंपल सी बात है बच्चों। अब जरा देख लेते हैं बच्चों, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इसको अपने दिमाग में बसा लो, इसको अपने दिमाग में बसा लो। जो हमारा वोल्टेज यानी कि जो हमारा विभवांतर वो क्या चाहता है कि भैया करंट चले, जितना वोल्टेज उतनी करंट। वहीं पर जो हमारा ये रेड कलर का प्रतिरोध है ये क्या है भैया, जो है ये बिल्कुल जो है कह रहा है कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। इससे कैसे जाने जाओगे तुम भाई, है ना। तो प्रतिरोध क्या कर रहा है, धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। बच्चों इसके बाद एक चीज पता होनी चाहिए, जो प्रतिरोध है इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका SI मात्रक ओम होता है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा देख लेते हैं प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित कर सकता है ना। प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लंबाई पर। जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा तार उसका प्रतिरोध उतना कम। क्षेत्रफल के बच्चों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटे तार है बच्चों क्या होगी, मोटे तार में करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगी क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। जो पतला तार होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, करंट के प्रवाहित होने में दिक्कत आएगी। वहीं पर बच्चों जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध बच्चों क्या होगा, उसका जो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा है इसका बेटा मतलब क्या है, प्रतिरोध कम है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम, यानी कि अब उसमें क्या होगा, करंट जो है इतनी आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती है, यानी उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध R उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। यानी कि हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता बच्चों क्या होती है, कम होती है ना। तो इसमें क्या है भाई, इसका प्रतिरोध कम है और धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से होता है। इसके बाद बच्चों टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में संबंध क्या होता है बच्चों, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अनुक्रमानुपाती बच्चों चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से एक नियतांक मिलता है और यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ पर ये रो क्या है बच्चों, प्रतिरोधकता है। इसे हम किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। याद रखना बच्चों हर एक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अलग अलग होता है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो उस चालक का नेचुरल प्रतिरोध होता है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो बच्चों याद रखिएगा प्रतिरोधों का संयोजन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे घरों में जितने भी उपकरण हैं सब भाई सबको जोड़ना है ना। तो अब सबको हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हमारे पास भाई दो तरीके हैं, या तो तुम सबको उठाकर श्रेणी क्रम में जोड़ दो या फिर सभी को समानांतर क्रम में जोड़ दो। बच्चों
अब स्टेडी क्रम संयोजन क्या होता है? स्टेडी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, सारे प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं, यानी कि भैया सबने दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। याद रखना, स्टेडी क्रम संयोजन में जितने भी हमारे प्रतिरोध जुड़े होंगे सभी में जो करंट की बेटा वैल्यू वो क्या है, क्या होगी? समान होगी। यानी कि स्टेडी क्रम में जितने भी प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बच्चों विभवांतर सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। सर्किट का जो टोटल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और इस प्रकार से फॉर्मूला क्या होता है? R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों जितने भी हमारे प्रतिरोध हैं, अगर तुम्हें सभी में अलग अलग करंट चाहिए, जैसे कि मान लो हमारी मोटर में अलग करंट चाहिए, बल्ब में अलग करंट चाहिए, है ना, जो हमारे घर में एसी है उसको अलग करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सबको उठा करके समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि समानांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं बच्चों सभी में क्या होती है? आई की वैल्यू अलग अलग होती है। वोल्टेज क्या होगा बच्चों? सभी का समान होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सभी प्रतिरोधों को स्वतंत्रता पूर्वक चला सकते हैं। जबकि वहीं पर अगर मैं बात करूं स्टेडी क्रम की बच्चों, तो स्टेडी क्रम में कोई प्रतिरोध को तुम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चला सकते हो। अगर तुम मोटर का स्विच ऑन करोगे तो टीवी अपने आप चल जाएगी, है ना। जबकि बच्चों समानांतर क्रम में क्या होता है? प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक चला सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर कोई भी खराब हो गया, मान लो ये बल्ब खराब हो गया, तो इन दोनों बल्बों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अपने आप वैसे ही जलते रहेंगे। समानांतर क्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध बच्चों क्या होता है? 1/R तुल्य इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समानांतर क्रम संयोजन में ही हमारे घर के सभी उपकरण जुड़े होते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं, अगर किसी तार में करंट जा रही है तो क्या होगा? उस तार में वो जो तार है वो क्या होगा? गर्म होने लगता है। इसे बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब किसी भी चालक तार में जो करंट जा रही है उसमें कितनी जो हीट उत्पन्न हुई है वो कितनी उत्पन्न हुई है, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए जूल ने क्या दिया भाई? 1941 में एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं जूल का तपन नियम। इस नियम के अनुसार जो तार में जो हीट उत्पन्न हो रही है वो उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जितनी ज्यादा विद्युत धारा उतनी ज्यादा हीट। साथ ही साथ बच्चों जो तार का प्रतिरोध है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है हीट। यानी कि अगर तार का प्रतिरोध ज्यादा है तो क्या होगा? हीट ज्यादा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ऐसे उपकरण जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, इन सभी में जितने भी हमारे तापन अवयव होते हैं वो बेटा जी सभी उनका जो हम लोग अवयव यूज करते हैं सबका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे कि हीटर के तार में हीटर जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पर जो बल्ब का जो तंतु बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि बच्चों टंगस्टन का प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा हो तो हीट ज्यादा तो बच्चों क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के तुम्हें बढ़िया सी रोशनी प्रदान करेगा। वहीं पर बच्चों बिल्कुल मम्मी सही कहती हैं कि अगर 2 घंटे जलाओगे बल्ब तो बल्ब क्या होगा? गर्म हो जाएगा। 4 घंटे जलाओगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है बल्ब को जितनी देर यूज हो उतनी देर ही जलाओ। तो बच्चों यानी कि टाइम के अनुक्रमानुपाती होती है हीट। इस प्रकार से बच्चों हमें यहाँ से फॉर्मूला मिलता है H बराबर I² RT। अब बच्चों इस एक फॉर्मूले से हम लोग दूसरे फॉर्मूले भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चों यहाँ पर हम इस सेम फॉर्मूले में I बराबर V/R रख दें तो बच्चों क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? V²/R², R इंटू 2 T। बच्चों R से R कट गया और यहाँ से हमें मिल गया ये फॉर्मूला V²T/R। अब जरा इस फॉर्मूले को वापस से ध्यान से देखो, क्या इसको हम I इंटू R इंटू I इंटू RT नहीं लिख सकते हैं क्या? एक सेकंड रुकना। H बराबर इसको हम क्या I इंटू RT नहीं लिख सकते हैं क्या? अब जरा ध्यान से देखो, V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। जैसे ही तुम यहाँ पर V रखोगे, IR जगह V रखोगे, वैसे ही क्या होगा? H बराबर VIT मिल जाएगा। बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? हमने पढ़ा हुआ I बराबर Q/T होता है। जैसे ही बच्चों देखो यहाँ पर H बराबर VIT है, जैसे ही हमने क्या किया? I बराबर Q/T रखा। जैसे ही बच्चों आप यहाँ पर Q/T रखोगे वैसे क्या होगा? T से T कैंसिल हो जाएगा और H बराबर VQ आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस एक फॉर्मूले से हमने क्या किया? जितने हमने फॉर्मूले पहले पढ़े हुए थे उसका यूज करके हमने ये अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर लिया। आगे बच्चों बात करते हैं विद्युत शक्ति की।
शक्ति क्या होती भाई, कार्य करने की क्षमता, 9th में पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, किसी परिपथ में जो ऊर्जा के क्षय होने की दर है उसे बोलते हैं विद्युत शक्ति। यानी कि जैसे ही हमने करंट को प्रवाहित किया तो जो कार्य करने की जो दर है उसे बोलते हैं विद्युत शक्ति। याद रखना बच्चों, फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई आपको याद रखना है। शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। बच्चों वॉट की परिभाषा क्या है, यह किसी विद्युत यंत्र की वह शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करती है। यानी कि अगर कोई भी यंत्र 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी शक्ति 1 वॉट है। बच्चों फॉर्मूला याद रखना P बराबर V इंटू आई। अब इस एक फॉर्मूले से हम लोग बाकी के 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपने जैसे ही पुट किया V बराबर I इंटू आर, है ना, जैसे आपने फॉर्मूला यहाँ पर V की जगह I इंटू आर पुट किया, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे बच्चों आपने I बराबर V बटे आर रखा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बच्चों जो ये फॉर्मूला है इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, शक्ति और पावर और प्रतिरोध के बीच में संबंध बता रहा है। यानी कि जिस भी उपकरण की शक्ति जो है प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी शक्ति कम होगी, जिस बल्ब की जिस प्रतिरोध की शक्ति कम होगी प्रतिरोध कम होगा उसकी शक्ति ज्यादा। जैसे कि मान लो अगर कोई भी उपकरण है, मान लो 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है, तो क्या मान लो एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो तुम क्या पता कर सकते हो, जो 100 ओम वाला है ना, प्रतिरोध उसका ज्यादा यानी उसकी पावर कम होगी। 100 ओम वाले की जो पावर है वो क्या होगी, कम होगी। 10 ओम वाली क्या होगी, पावर ज्यादा होगी। प्रतिरोध अगर ज्यादा तो शक्ति कम, अगर प्रतिरोध कम तो शक्ति ज्यादा, याद रखना। बच्चों बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। भैया विद्युत ऊर्जा यानी कि हमने कोई भी अगर उपकरण जलाया, कोई भी उपकरण अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसने कितनी विद्युत ऊर्जा को यूज किया, उपभोक्त किया। बच्चों इसको हम ज्ञात कर सकते हैं E बराबर P इंटू टी से। बच्चों T क्या है, यहाँ पर टाइम है। याद रखना बच्चों, पावर को हम लोग लेते हैं वॉट में, समय को लेंगे घंटे में, ठीक है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा आएगी बच्चों किस में आएगी, वॉट घंटे में आएगी। अगर बच्चों विद्युत ऊर्जा हमारी किलो, अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा को किलो वॉट में निकालें, किलो वॉट घंटे में निकाल लें, तो बच्चों 1 किलो वॉट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि अगर ऐसा कोई उपकरण, मान लो हमारा हीटर है जिसकी शक्ति क्या है 1 किलो वॉट, अगर वो हीटर 1 किलो वॉट शक्ति वाला हीटर 1 घंटे तक जलाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि भैया वो 1 किलो वॉट घंटे 1 यूनिट ऊर्जा को खर्च करेगा। हमारे घरों में बच्चों जो बिल बनता है वो यूनिट की बेस पर ही आता है कि भैया कितने यूनिट आपके घर में जो है उपकरणों ने विद्युत ऊर्जा को यूज किया। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में खत्म कर लिया है। बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या सारे टॉपिक समझ में आ गए, और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फटाफट से लिंक पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसको क्लिक करो और जाकर के फटाफट से डाउट नेट ऐप पर जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।